मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत ही बुरे हालात, जो 90s में हम हालात देखते थे, एक मर्तबा फिर हम घूम फिर कर उन्हीं हालात पर पहुंच गए। 3 धमाके एट ए टाइम, यानी एक वक्फे वक्फे के बाद हुए वहां पर। और उसके बाद वहां पर जो हलाकतों की तादाद बताई जा रही है वो सैकड़ों से, यानी कि दर्जन नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा हो चुकी है, सैकड़ों में पहुंच चुकी है। और कोई जो जख्मियों की तादाद भी इससे ज्यादा बताई जा रही है, कोई 160 या 200 के करीब कहा जा रहा है जख्मी है। तो जाहिर है जब इतने शदीद जख्मी है तो उनमें भी मजीद जो इंक्रीज होगा अभी कैजुअलिटीज में, यही लग रहा है। अच्छा, ये सब हम देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो वहां पर हम स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तालिबान क्या सोच रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या बात कर रहा है, और जो इंटरनेशनल सुपर पावर्स और अमेरिका है, पाकिस्तान, भारत, ये सब क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं वेरी नोन पर्सनालिटी फ्रॉम अमेरिका। पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक, एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट, राइटर, मिस्टर साजिद तारड़ इज ज्वाइनिंग इन माय शो। थैंक यू सो मच साजिद तारड़ साहब, मेरे प्रोग्राम में के लिए वक्त निकालने के लिए। Thank you. My pleasure, Alia. Looking forward. Unfortunately, it's a sad situation, but let's talk about it. And I wanted to give you my thinking, my views, what I'm thinking here in Washington D.C. and what is going on. I would love to inform your viewers and watchers. एग्जैक्टली साजिद तारड़ साहब, यही इसीलिए आपसे बात करने का ये जो आपसे टाइम लिया, इसलिए कि वॉशिंगटन डीसी इस वक्त क्या सोच रहा है। आप वहां पर मौजूद हैं, ये हालात, यानी ये जो विड्रॉल हुआ उसके बाद ये सब कुछ होना था, तो हम तो जहां से चले थे ये दुनिया वहीं पर दोबारा आके खड़ी हो गई। क्या अमेरिका में सोचा जा रहा है इसका मुर्द इल्जाम किसको ठहराया जाएगा, ये जो धमाके हुए काबुल में, और अब आगे क्या होगा? देखिए, वाशिंगटन डीसी इस वक्त मायूसी का शिकार है, इस वक्त डेस्परेशन, लीडरलेस, और इसी तरह लग रहा है कि बाकी दुनिया से कट के 50 साल पीछे जा चुका है। अब मैं इस पे आज खासकर आपके देखने वालों को 3-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा। उसके 2-3 एंगल बताना चाहूंगा। एक तो वाशिंगटन डीसी का एंगल बताना चाहूंगा एज एन अमेरिकन एंगल, फिर एज अ पाकिस्तानी अपने मदरलैंड के बारे में डिस्कस करूंगा, यहाँ के जो हालात हैं उसके बारे में मैं बिलखसूस। मैं आपके देखने वालों को थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया कहां खड़ी, वॉशिंगटन डीसी कहां खड़ा है। 1 मिनट के लिए जरा सोचें आप। विलियम बर्न्स, एक रिटायर्ड डिप्लोमेट, उसकी एमफिल, डीएचएल, डीफिल उसने किया हुआ, और वो आज से 3 दिन पहले काबुल में पांव में बैठा हुआ था मुल्ला गनी बरादर के, मिन्नतें कर रहा था कि हमें दिन दे दें, घंटे दे दें, हमें एक्सटेंशन दे दें। उन्होंने कहा ये डेड लाइन नहीं है, ये रेड लाइन है। और मुल्ला बरादर, जिनका टोटल एक्सपोजर अभी सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान 8 साल जेल और दोहा तक है, इमाम मस्जिद हैं, उनके सामने सुपर पावर, यही ख्वाहिश थी बराक ओबामा साहब की, यही ख्वाहिश थी डेमोक्रेट पार्टी की यहां की, कि हमें व्हाई वी हैव टू बी नंबर 1 ऑल द टाइम। और उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दे आर नो लॉन्गर सुपर पावर, बिकॉज सुपर पावर का सीआईए का हेड जाके काबुल में जमीन पे जाके लेटता नहीं है वहां जाके। एक तो सबसे बड़ी बात, ये मैं समझता हूं दुनिया के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि दुनिया भी आज लीडरलेस है। चाइना ने अभी तक कोई ना एलाइज ग्रुप बनाया है, ना उनके लिए जंगें लड़ी हैं। अमेरिका ही था जिन्होंने जो यूरोप को रेस्क्यू किया था, अमेरिका ही था जिन्होंने मार्शल प्लान बनाया था यूरोप के लिए, अमेरिका ही था जो जर्मनी में गया, नहीं निकला, जापान से नहीं निकला। और दूसरा, मैं सबसे कंक्लूड मैंने अकेले बैठ के यहां पे करने की कोशिश की, ये 21st सेंचुरी की करप्शन की सबसे बड़ी स्टोरी, 2 करप्ट लोगों ने मिलकर, ये 2 करप्ट लोगों की शादी थी अफगानिस्तान और अमेरिका की। अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने ट्रिलियंस डॉलर लूटे। आपके अफगानिस्तान में कई लोग बिलियनर बने, जिनमें कारजाई साहब, जिनमें अशरफ गनी और उनकी टीम थी। और अमेरिका में सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, सारे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, पॉलिटिशियन, उनके बच्चे। ये दुनिया की 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी करप्शन की स्टोरी ये वो है। और मैं अफसोस के साथ कहता हूं, अमेरिका के वॉर कॉलेजेस में, इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस में, सीआईए के क्लासरूम्स में, स्टेट डिपार्टमेंट के क्लासरूम में, और अमेरिकन हिस्टोरियन ये किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के पांव में जाके बैठा था विलियम बर्न्स, और उसने उसको 1 घंटा भी एक्सटेंड नहीं किया था। ये किस तरह इसको जस्टिफाई करेंगे? ये मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है
क्योंकि मुझे 36 साल हो गए अमेरिका में बैठे हुए, 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज मेरी भी यहां से हैं, मुझे थोड़ा सा ये डाइजेस्ट करने में तकलीफ हो रही है आज। और उसके बाद ये आज जो हुआ है, ये एक मूवी का ट्रेलर है, ये उस मूवी का ट्रेलर है जो आज एयरपोर्ट पे हुआ, क्योंकि उसकी वजह ये है, यहीं से अमेरिका ने स्टोरी शुरू की थी। उसके बाद $1 ट्रिलियन अपने अमेरिकन टैक्स पेयर्स के खा के, हजम करके, और दुख की बात है उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। किसी सुप्रीम कोर्ट में, किसी अदालत में किसी को जाके नहीं पूछा जा सकता कि तुम्हारे इंटेलिजेंस फ्लोर, हमें $ट्रिलियंस हमारे बच्चे मरवा दिए तुमने, ये कहां जा रहे हो लेकर हमें। आप इनकी इंटेलिजेंस फ्लोर हुई थी इराक में, तो 2 कंट्रीज इन्होंने जाकर वहां तबाह किया, इराक और लीबिया। अब अफगानिस्तान में छोड़े जाने तो अलग की बात है, टैक्स पेयर्स हमारे पैसे ले जाके सारे खा गए $1 ट्रिलियन, उसका कोई जवाबदेह है नहीं, कोई नहीं। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ये पूछेंगे, हमारे बच्चे पूछेंगे अमेरिका में, आज नहीं। आज तो ये उन्हें नशों में लगा रहे हैं, ये रवाना कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई इनसे कभी पूछेगा, भाई तुमने जाके वहां पे क्या किया था। ये करप्शन की बदतरीन स्टोरी है, और आज अमेरिका में अभी नहीं है, कुछ अरसे तक डिस्कस होगी। आज वॉशिंगटन डीसी लीडरलेस, उसकी वजह यह है, मैकरॉन साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगले घंटे भी खतरनाक है। उन्होंने ये तीसरा धमाके से पहले वार्न किया था, लेकिन हमारे जो है फर्स्ट वर्ल्ड के प्रेसिडेंट कहां है, मेरा ख्याल है वो, उन्हें पता ही नहीं कि अदर ही इज अ प्रेसिडेंट और सेनेटर। अब जो सेकंड उनकी स्टोरी में साथ आपको बताना चाहता हूं, वेयर इज कैमला हैरिस टुडे। इन हालात में कि जब आप अफगानिस्तान से डिफीट होके आ रही हैं, आपके वहां पे इवैक्यूएशन को वियतनाम से जोड़ा जा रहा है, तो आप वियतनाम चलेगी ट्रिप पे, वेकेशन ट्रिप पे चलेगी। नाम तो दिया गया कि वो अपने चाइना के खिलाफ एलाइज इकट्ठे करने गई हैं वहां पे एशिया में। अब मैं उसकी स्टोरी बताना चाहता हूं, जो ना अमेरिका उठा रहा है, ना आपको तो खैर उनका कंसर्न नहीं है। मोहतरमा जब उड़ने लगी थी, हांगकांग से जाने लगी वियतनाम के ट्रिप पे, तो 3 घंटे डिले हुई उनकी फ्लाइट। उसको नाम दिया गया है हवाना सिंड्रोम। सबसे पहले तो आपके उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया को शायद पता ही नहीं होगा कि हवाना सिंड्रोम क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द हवाना सिंड्रोम्स। ये अमेरिका की एक दूसरी स्टोरी है। हवाना के अंदर इन्होंने कहा था कि चाइनीज एम्बेसी जो है अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर रेज फेंक रही है और हमारे डिप्लोमेट बीमार हो रहे हैं, और उसी को इन्होंने यूज किया कि वहां पे हांगकांग या उस जगह पे जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है कैमला हैरिस, उस पे रेज फेंकी गई है और उसकी वजह से 3 घंटे लगी। हालांकि बात ये नहीं थी, बात ये थी कि वहां पे उनको सिक्योरिटी कंसर्न था। उनकी फ्लाइट जानी थी होचिमिन सिटी में, वहां से डाइवर्ट करके उन्होंने होनोई भेजी। ये हालात आज हो चुके हैं। अब वहां उन्होंने क्या किया मैं वो बताना चाहूंगा। उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि 1 मिलियन डोजेस आपको एंटी कोविड-19 दी जाएंगी, आपके यहां पे हमारे वॉरशिप्स के ट्रिप बढ़ा दिए जाएंगे आपके एरिया में, उससे आपकी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, आपकी डिफेंस बेहतर होगी। और लेकिन उसके बाद वियतनामीज ने रिफ्यूज्ड। इन्होंने कहा था कि आप हमारा अपना अलायंस ज्वाइन करें, एंटी चाइनीज अलायंस ज्वाइन करें, एंड वियतनामीज रिफ्यूज। इनको शर्म नहीं आती इस बात के, जब आपकी अभी इवैक्यूएशन अभी पूरी नहीं हुई, आपने अभी अपने सारे अफगानी जिन्होंने आपके साथ 20 साल मारें खाई, आप उनको अबैंडन करके जा रहे हो और फिर वियतनाम को जाके कह रहे हो ज्वाइन करें तुम्हें। हाउ डेयर यू डू दैट? किस मुंह से हमारे टैक्स पेयर्स पे आप जहाजों पे चढ़ के वेकेशनें करते फिर रहे हो? हालात वॉशिंगटन डीसी के हालात ये हैं। और मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा आपको कि हमारे जो इस वक्त जो बाइडन साहब हैं, वो आज से 2 दिन पहले तक कैंप डेविड में वेकेशन पर थे। वो वहां से आए थे, एक दिन वहां पे आके व्हाइट हाउस में अपनी एक लिखी हुई स्पीच पढ़ के तो फौरन वापस चले गए थे कैंप डेविड में। अमेरिका इज लीडरलेस, इज डिसीजनलेस, इज कंफ्यूज्ड, इज एम्बैरेस्ड एंड इट्स ऑन अ बैक फुट। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इन द व्हाइट हाउस। दिस इज सिचुएशन ऑफ द डीसी। अब ये तो सिचुएशन मैंने आपको बताई। अब मैं उसको थोड़ा सा आपको प्रॉस्पेक्ट ये भी बताना चाहूंगा कि एज अ पाकिस्तानी मेरे ख्याल में क्या हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा, मैं इफ यू अलाउ मी आई वांटेड टू टेक 2 more minutes कि एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, उसके बारे में मैं यहां बैठा क्या देख रहा हूं। सबसे पहले तो ये मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा, जावेद चौधरी साहब ने अगले दिन एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा खरबूजा छुरी खरबूजे के ऊपर हो या छुरी खरबूजे के नीचे हो, कटता तरबूजा ही है। अब वो किस तरह उन्होंने उसको दलाइल दिए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो उनके वहां पे कामयाब होने के चांसेस 1% भी नहीं है। मैं एग्री करता हूं। उसकी वजह यह है कि ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम कहां से लेकर आएंगे ये बातों से गवर्नमेंट नहीं चलती। अफगानिस्तान की इनकम क्या है इस वक्त? हीरो $1 या वेस्टर्न डॉलर है। वो वेस्टर्न डॉलर तो बंद हो गए।
हीरोइन जो है वो भी आप तालिबान की बात कर रहे हैं कि हुकूमत उनकी जो है हाँ वही मैं तालिबान की बात कर रहा हूं कि तालिबान किस इनकम से चलाएंगे अफगानिस्तान को। बातों से तो नहीं चलेगा ना, वो उन्हें तो सिर्फ लूटना और उनके पास तो वेपन्स की ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। वो भी सिर्फ AK-47 चला सकते हैं, वो दूसरी चीजें नहीं चला सकते। वो मोटरसाइकिलों पे बैठ के आए हैं, वो कौन सा उनके पास कोई एयर डिफेंस था। देखिए जीत उनकी नहीं हुई, हमारे अमेरिकन जो है इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है जीत तालिबान की नहीं हुई है, यही मिसअंडरस्टैंडिंग है पूरी दुनिया को। भाई वो तो मोटरसाइकिलों पे आके क्या कर लेते। जब अमेरिका ने डील बना ली उनसे कि हम अपना एयर डिफेंस खत्म कर देंगे, तो फिर वो सबसे पहले मैं यहां पे दो चीजें बताना चाहता हूं। अमेरिकन डील का हिस्सा इन्होंने डील बनाई उनसे, ये आप बड़ी जल्दी देखेंगे इनकी डिस्क्लोज होगी डील कि व्हाट वाज द डील अबाउट, जो पहली डील बनाई गई थी। इसमें सबसे ज्यादा इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी है दो लोगों को ब्लेम कर रही है, पाकिस्तान को और खलीलजादे को। आप देख लेंगे आने वाले दिनों में चीजें जब निकलेंगी, जो अमेरिकन मीडिया नहीं निकालेगा, किसी बाहर का मीडिया निकालेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन मीडिया क्या कर रहा है, वो सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है। उन्होंने अपना एक जाल बनाया हुआ है बाइडेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लोरिडा और टेक्सास में कोविड के पीछे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि वहां रिपब्लिकन गवर्नर है वहां पे। अभी तक CNN का टोटल फोकस जो है वो कोविड है, वो डोनाल्ड ट्रंप फोबिया नहीं अभी तक उनका जा रहा। वो इस बात में भी ट्रंप को ब्लेम कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने हर चीज कैंसिल कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप की। ये क्यों नहीं कैंसिल की उन्होंने। तो असल में ये सारा, अब मैं उसमें पाकिस्तान पे मैं थोड़ा सा टॉपिक, जो आपने बात की कि पाकिस्तान और खलीलजादे को जो ये कहा जा रहा है, वो ब्लेम किया जा रहा है, वो क्यों? वो देखिए एक तो अच्छा उसमें कुछ चीजें और भी शामिल हुई है। उसमें वजह यह कि दोहा में लेके जाने वाले आपको पता है पाकिस्तानी थे। आप मुझे ये बताएं वहां पे जो लीड कर रहे थे वो अब्दुल गनी ब्रादर थे। वो पाकिस्तान प्रिजन में थे, अमेरिकनों के कहने पे छोड़ा गया और फिर वहां से दोहा पहुंचाया गया उनको। वो ये समझते हैं कि ये सारे पीछे मास्टर माइंडेड पाकिस्तान डायरेक्शन देता था, बल्कि मैं समझता हूं उसमें भी आके पाकिस्तान से धोखे शुरू हो चुके हैं, आगे मजीद होंगे। उसको यही आगे मैं बताना चाह रहा था बल्कि आपको कि आज रिसेंट दिनों में जब तक ये काबुल में गए हैं पाकिस्तान कहां खड़ा है। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है कि खलीलजादे हु वाज रिप्रेजेंटिंग अमेरिका एंड द पाकिस्तानीज वर ब्रिंगिंग देम ऑन द टेबल, they were the both behind, they are supporting them। जिस तरह मैंने आपको ये बल्कि इसी टॉपिक में बताना चाह रहा था, ये हमेशा ज़हन में रखें तालिबान किसी वजह से भी गिरते हैं, खाना जंगी शुरू होती है, जो कुछ वहां होगा सारे का सारा मलबा सारी दुनिया इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट उठा के पाकिस्तान पे डालेगी। ये एक रिटर्न है, इस प्रूवन कि पाकिस्तान विल बी हेल्ड लायबल रिगार्डलेस अपनी गलतियों से प्रॉब्लम बने तालिबान के साथ। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा मौरूए उनको ठहराया जाएगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपनी कैंपेन ही गलत चलाई है। एक तरफ हमारे इमरान खान साहब कह देते हैं कि जी हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं है, साथ ही असेंबली में जाके कह देते हैं कि उन्होंने अमेरिका की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। इसी टॉपिक पे आगे जा रहा था कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान का मॉडल जो है वो सिर्फ बातों से चलने वाला नहीं, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको फॉरेन पॉलिसी चाहिए, आपको तालीम की पॉलिसी चाहिए, आपको इकोनॉमी की पॉलिसी चाहिए, आपको लीडरशिप चाहिए। पढ़े लिखे लोग आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में किस तरह चलाएंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। तालिबान की सबसे बड़ी गलती जो मैं समझता हूं एक बचगाना इन्होंने किया है कि आते ही तालिबान अपना अफगानिस्तान का झंडा जो है उसको नीचे करके अपना झंडा लगा दे। पार्टियों के मुल्क तो नहीं होते। अब आप पाकिस्तान का झंडा खत्म करके PTI का झंडा लगा दें, कल को वेज पार्टी अपना झंडा लगा दे। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि भाई वो आइडेंटिटी ऑफ अफगानिस्तान है यार, आप उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उनको तो गाइड करने वाले कोई नहीं, उनको तो पता ही नहीं। साजिद साहब अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप रुकिए, ताकि मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ अपने एक दो क्वेश्चन। आपने बड़ी गहरी बातें जो है कर दी, लेकिन अभी अभी जो आपने बात की आगे पीपल्स पार्टी लगा ले, तो क्या मुझे लगता है कि आपको इल्म है कि आगे पीपल्स पार्टी आ रही है। चलिए, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपने वो जुमला बोला तो मुझे वो टच किया कि अच्छा मुझे ये एक जो आपकी सब बातों से जो मुझे अंदाजा हुआ है, एक तो ये कि जाहिर है कि अमेरिका जो है जब वहां से विड्रॉल के बाद अमेरिका एक्टिव हो चुका है। हर मुल्क जो है वो अपने मफादात देखता है, अमेरिका जो है वो अपने बेनिफिट्स देख रहा है। क्योंकि ये तो मैं भी कहती हूँ कि 20 ईयर्स के बाद कभी ना कभी अमेरिका ने वहां से निकलना तो था ही, लेकिन तरीकाकार पहले से ये गलत है। ठीक है, ये हम मानते हैं कि बहुत कुछ उसमें पहले करना चाहिए था, फिर निकलते। आपने जो वियतनाम की बात की, अब इसका मतलब है कि वो अपने तमाम वो प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, अपने तमाम कार्ड्स अमेरिका यूज करेगा, जाहिर है कि उसको अपने मफादात हासिल करने के लिए। लेकिन मेरा आपसे सवाल यहाँ पे ये होगा कि ये जो धमाके हुए
इस पे हम जब फोकस कर रहे हैं तो जो टर्की है उसने ये कहा था कि वो एयरपोर्ट का सारी सिक्योरिटी उसके जिम्मे होगी। आपको ये क्या लग रहा है कि अब जो ये एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इस वक्त किसके जिम्मे थी? इसकी सिक्योरिटी तालिबान कर रहे थे। तालिबान कह रहे हैं कि नहीं ये तो अमेरिका के पास थी। वो अमेरिका कह रहा है अब तो वो ले चुके हैं, टेक ओवर कर चुके हैं, अब तो उनके पास है। टर्की की तरफ से भी किसके पास थी और अब किसके पास जाएगी? और आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि सब लोग अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, उनके साथ तो जुल्म देखिए अफगानिस्तान के लोगों के साथ कि वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए शायद कहीं पहुंच जाएं और वहां पर वो मारे गए। तो आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को? एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के बारे में बातचीत शुरू कर दी है, उनसे रिक्वेस्ट कर दी है कि अमेरिकनों के जाने के बाद प्लीज काबुल के एयरपोर्ट को आप देखें, आप आगे टेक्नोलॉजी भी लेकर आए और आप इसको चलाएं। वी डोंट हैव एनी कैपेसिटी। ये पाकिस्तान के लिए एक धचका है इनकी फॉरेन पॉलिसी को। पाकिस्तान को क्यों नहीं पूछा गया? और इस वक्त काबुल के एयरपोर्ट के हालात मैं बताता हूं क्या वहां पे सिचुएशन क्या है। तालिबान ने बाहर चेक पोस्ट बनाई है अपनी, उसके अंदर एक रिंग है वो जो जिसको टर्किश आर्मी रिंग देखती है, उसको एयरपोर्ट के बाहर हसार जो है वो टर्किश सोल्जर्स के पास, उसके अंदर अमेरिकन है। ये दो लेयर्स हैं बाहर उनकी, एक टर्किश है और उसके बाद अमेरिकन है, और उसके बाहर जो चेक पोस्ट है वो तालिबान की है। अब आगे मजीद आने वाले दिनों में तो वो अफगानियों को आने नहीं दे रहे अंदर, अभी भी नहीं आने दे रहे। अब सिर्फ फॉरन जो फॉरनर है उनको आने दिया जा रहा है अंदर। अफगानियों को तो उन्होंने रोक दिया था मेरा ख्याल एक दिन पहले ही, और उसके बाद आगे फ्यूचर में भी उनका जो उन्होंने बल्कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपना तालिबान के हेड ने, उन्होंने भी ये कहा है कि अफगानियों को उन्होंने बल्कि डायरेक्टली खिताब किया, उन्होंने अमेरिकन को कहा कि डोंट टेक आवर स्किल्ड पीपल, हमारे इंजीनियर डॉक्टर ना लेकर जाओ, हमें भी यहां जरूरत है उनकी। तो उनका मतलब यही इशारा था कि अफगानियों को हम नहीं जाने देंगे अपने सिटीजन्स को। तो सर तो आपका मतलब ये है कि कुछ जो सोशल मीडिया पे लोग जो ये भी बात कर रहे हैं कि ये अपने लोगों को जाने से रोकने के लिए हुआ है, तो आप ये कह रहे हैं कि तालिबान भी करा सकते हैं। और एक और बात मैं आपको ये भी बताऊं कि एक दिन पहले मेरा ख्याल है चंद घंटे पहले खबर ये भी आई थी कि अमेरिका की तरफ से ही कहा गया था कि जो अमेरिकन सिटीजन हैं वो वहां एयरपोर्ट ना जाए, वहां पर खतरा है, काफी हालात खराब है। तो मतलब इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो शेयरिंग हो चुकी होगी कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, शेयरिंग तो असल में ये सबसे बड़ी बात है। आजकल तो वैसे ही प्रिकॉशन के तौर पे ये कह देते हैं कि कल को हमें ब्लेम ना लेना पड़े। ये तो जो सुइसाइड अटैक या इस तरह की चीजें तो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि अलकायदा एक्टिव है। लेकिन उसमें मैं अब यहाँ पे ये बताऊं, अमेरिका की सिचुएशन हालात ये है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब फरमाते हैं कि अलकायदा का नामो निशान खत्म कर दिया अफगानिस्तान में, हमने उसामा बिन लादेन को मार दिया था, हमारा मिशन अकम्प्लिश्ड है। पेंटागन कहता है कि वो मौजूद है अलकायदा। और अपने अमेरिकन को सबसे बड़ी बात देखें, अमेरिका की मैनेजमेंट के हालात ये हैं, अमेरिकन ना सिर्फ इस वक्त काबुल में फंसे हैं, अमेरिकन तो मजार शरीफ में फंसे हैं, अमेरिकन तो कंधार में भी फंसे हैं। इन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप जहां जहां हो वहीं बैठे रहो, बल्कि यहां पे वो अंदर से बैठ के अमेरिकन काले कर रहे हैं कि तालिबान की गाड़ियां बाहर फिर रही हैं, दे विल कम एनी टाइम, दे विल कम इन एनी टाइम एंड दे विल शूट अस। अब मुझे ये बताएं, कंधार में एक अमेरिकन कहीं छुप के बैठा है, इनकी खुद की इंस्ट्रक्शंस है कि आप जहां जहां बैठे बैठ जाएं। अब मुझे ये बताएं कि इनके पास क्या प्लान है कि उनको लेकर आएंगे कंधार से या मजार शरीफ से? कोई प्लान नहीं है। असल में इस वक्त मेरा यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका हैज बिकम अ हेडलेस चिकन। आप जिस तरह चिकन का सर उतार के उसको छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। उनका असल में बात यह है कि जो बाइडेन साहब एजेंडा लेके फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा लेकर नहीं आए थे, वो तो अमेरिका को सोशलिस्ट बनाने का एजेंडा लेकर आए थे और उस पर काम कर रहे थे। फॉरेन पॉलिसी उनके रडार पे ही नहीं है, उनको पता ही नहीं। बल्कि इस वक्त सबसे बड़ी बात है, डेमोक्रेट पार्टी फॉरेन पॉलिसी उनका हिस्सा ही नहीं है मैंडेट का। ओबामा साहब इसके फाउंडर थे। मुझे ये बताएं, सबसे बड़ी बात, बाहर निकल के नारा लगाते हैं अमेरिका इज बैक। G7 समिट पे गए, इनका नारा था बाइडेन साहब का, अमेरिका इज बैक। अमेरिका इस तरह बैक होता है कि अपने एलाइज को अबैंडन कर दिया जाए? ठीक ठीक। अच्छा साजिद तार साहब, ये भी तो बात है, दाइश का जो है वो नाम लिया जा रहा है। अब जाहिर है कि वो तो जितनी वहां पे तंजीमें हैं किसी की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन अगर दाइश का नाम भी लिया जाए तो कहा जा रहा है कि जो खालिद उमर खरासानी, जिनको जो है कुछ दिन पहले एक मारा गया है, तो उनका बदला लेने के लिए जो उन्होंने ऐसा किया। अब सर बदला कहिए क्या, ये तो 3 जो है उसके बाद फिर कोई और बदला लेगा, कोई और लेगा। तो पाकिस्तान के लोगों को जो कंसर्न है, जो पाकिस्तान का कंसर्न सबसे बड़ा, वो ये है कि वहां से तो दहशतगर्दी इस तरफ आने के जो है बहुत ज्यादा वो हालात बढ़ रहे हैं। इतनी शदीद जब वहां पे शुरू हो गई तो पाकिस्तान के साथ क्या होने लगा है? वो जो एक मुआहिदा हुआ सर, वो जो एक मुआहिदा हुआ
उस पर भी बताइएगा ना कि ये मुआहिदा हुआ तो नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो तालिबान है उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी मौजूद है उसके साथ हम ये कह रहे हैं उनको कि वो इधर ना आए। देखिए, मैं यही आगे बताना चाह रहा था कि मेरे मादरे मिल्लत के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले आज मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रहा था। वो मुबारकबाद इस चीज की देनी थी कि आईएमएफ ने आपको पैसे दे दिए हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पैसे आईएमएफ के डॉलर आपके पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। लेकिन उसका आपको और जनरल पब्लिक को कोई फायदा नहीं। वो पैसे दुबई जाएंगे, वहां की प्रॉपर्टी मिलजुल शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो ये मैं आपको उसके बाद मैं बताना चाह रहा था कि मैं यही बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। आपके साथ तालिबान कितने सिंसियर है। मुल्ला फकीर को छोड़ दिया उन्होंने, आपसे पूछा भी नहीं है। उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। आपका बॉर्डर बंद कर दिया था तालिबान ने आते ही। वो क्यों बंद किया गया था? वो कहते थे कि आप घंटे बढ़ाएं बॉर्डर पे, आप सब लोगों को अंदर जाने दे बगैर चेक करने से। आपके साथ तो वो ऑन बोर्ड है ही नहीं है। फिर आपको लॉलीपॉप दिया कि हम 3 रुकनी कमीशन बनाएंगे टीटीपी को ठीक करने के लिए। फिर वो कमीशन से भी मुकर गए। फिर अगली डील सुने उनसे, अगली जो स्टेटमेंट उनकी ये थी कि हम आपकी टीटीपी से सुलह कराते हैं अगर दोनों पार्टियां एग्री करें। और भाई, अगर दोनों पार्टियां एग्री कर दें तो आपकी जरूरत ही क्या है फिर? और सबसे बड़ा अलमिया आपके साथ ये है कि आपने जो जश्न मनाया है आप अफगानिस्तान बॉर्डर और आपने लाल मस्जिद के ऊपर तालिबान का झंडा लगा दिया है। एक तो 2 चीजें इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि आपकी गवर्नमेंट की रिट नहीं है, एक चीज देख रही है। दूसरी चीज क्या देख रही है कि आप अलाइंड है उनके साथ, आप उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो। आप, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। आपको इसका लॉन्ग रन पे इतना डैमेज होगा आप सोच नहीं सकती। लेकिन इसको आपकी गवर्नमेंट के पास सकत नहीं है कि इन चीजों को कंट्रोल कर सके। ये हम वाशिंगटन डीसी में बैठ के देख रहे हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए। बहुत रॉन्ग मैसेज जा रहा है। जो आपने लाल मस्जिद में झंडे और वहां पे अगले दिन आ चुकी है वीडियो, बच्चियां गाने गा रही हैं कि तालिबान को वेलकम, तालिबान के हक में। और पेशावर में और क्वेटा में जश्न मनाए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर करके तालिबान को दिए जा रहे हैं। भाई, मैं कहता हूं मनाओ जश्न, और उनको कुछ दिन तो दे दो यार, को प्रूव कर लें कि वो किस तरह चला रहे हैं गवर्नमेंट। अभी तो गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश नहीं हुई। कुछ देख तो लो, कुछ वेट तो कर लो यार। आप भी बिल्कुल इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहिए। आप भी इसको तालिबान ही बना देना, मुझे कोई एतराज नहीं इसमें। भाई देख लो ना। अभी तो सारी दुनिया ने इकट्ठे होने उनके खिलाफ। अभी देखो तो सही होता क्या है वहां पे। नहीं सर, आपको एतराज नहीं है साजिद साहब, हमें तो बहुत एतराज है। देखिए, नहीं पहले ही जो आइडियोलॉजी माइंडसेट वो है, हालात ये हैं, तो अगर बना दिया तो हम तो बोलेंगे, हम तो बोलते रहेंगे इसके ऊपर। आपकी जिंदगी तो वैसे मैं जिस तरीके से पाकिस्तान को देखता हूं, मेरी मादरे मिल्लत है, उसमें आप पाकिस्तान से जितना दूर जाते हैं आपको उतनी ज्यादा तकलीफ होती है। आप, क्योंकि आप दूसरी नजर से दुनिया को तरक्की करते देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पैसे डॉलर लेके करप्शन के किस तरह लोग आते हैं, और हमें नजर आता है कि देखो हमारे मुल्क को लूट के किस तरह आ रहे हैं। यहाँ पे आपके 18-18 ग्रेड के लोगों के, अफसरों के बच्चे यहाँ जाई टाउन में पढ़ते हैं, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट करोड़ों डॉलरों में देते हैं, उनकी फीसें देते हैं। जब हम ये देखते हैं सारा कुछ, तो तकलीफ होती है कि ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसमें ये मैं बताऊं ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी डस्ट इज नॉट सेटल्ड। आपने जश्न मनाने जल्दी शुरू कर दिए। आपको चाहिए ना थोड़ा सोचें, देखें, स्टेटमेंट्स भी ना दें। अब इसमें अगली चीज, सऊदी अरेबिया ने कुछ स्टेटमेंट दी है, एक स्टेटमेंट हाँ, और उनको चैलेंज टर्की कर रहा है। टर्की, तैयब अर्दगान उनका स्टेटस छीनने लगा उनसे। अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान में तालिबान मुजाहिदीन को पैसे दे के सऊदी, इतना पैसा उन्होंने दिया जिसकी हद को नहीं। आज वेयर आर दे? नथिंग। आपको भी चाहिए था थोड़ा वेट करें, देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। आप, वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इतनी जल्दी दीवाना नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल में। ये मेरा जो एज ए पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा आ रहा है, उसमें सोच आती है। आपको चाहिए था थोड़ा वेट करें। आप अगर एंगेज भी है तालिबान के साथ तो वेट करें, देखें। आपके पास तो चॉइस को नहीं था ना। आपके पास तो 30 लाख बैठे हैं आप महाजरीन, आपके पास क्या चॉइस है? और आपकी मर्जी से नहीं बैठे, वो तो आगे घुस गए, आगे अंदर आ गए। आप रोक ही नहीं सकते उनको, और आज भी नहीं रोक पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है इस वक्त क्या चल रहा है। आलिया, दूसरी बात बताना चाह रहा हूं, इंटरनेशनल स्टेज पे क्या हो रहा है। आपको ये नहीं पता, कतर में उन्होंने लोग पकड़ लिए आईएसआईएस के रजिस्टर्ड, जो कि अमेरिकन रडार पे थे, जो अलकायदा के हिस्से हैं। दे हैव रैकेड इन अमेरिकन एजेंसीज में, और एज ए महाजरीन बन के जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, और अमेरिका में आ रहे हैं। ये कंसर्न है। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे वो?
जाएंगे, बल्कि पहुंच चुके हैं। आपके टीटीपी के लोग तो उन्होंने अगले दिन जाम शोरों से पकड़े जो कराची अटैक करना चाह रहे थे आपकी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे। आपके अंदर तो एक्टिव हो चुके हैं, मुल्ला फकीर तो एक्टिव है, वो तो अपने सारे, और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी ट्रेनिंग क्या है, वो तो सुसाइड बॉम्बर में मास्टर्स है वो। ठीक, अच्छा जी ठीक, साजिद डार साहब आखिरी सवाल आपसे, दो सवाल हैं इकट्ठे ही आप जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये कि जो हम बात कर रहे हैं, वो जो तालिबान ये कह रहे हैं कि वो सुलह करवा देते हैं पाकिस्तान और उनकी या उनको मना कर लेंगे या उनको रोक लेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने से, तो किसी बेस पर रोका जाएगा ना, कोई उनको दिखाया जाएगा कोई बेनिफिट, कुछ तो लालच दिया जाएगा, वो क्या होगा? क्या हम उनको अपने मुल्क में बसाएंगे, क्या करेंगे? ये जो बात हो रही है। अच्छा, दूसरी एक और बात कि हम ये जो कह रहे हैं आप, पाकिस्तान ने तो बड़े दौरे किए, बड़ा कुछ किया, और ये कहा गया कि अब, पहले तो हमेशा ही होता था कि भारत जो है वो अफगानिस्तान में सब कुछ करवा रहा है, ठीक है ना, सारा ब्लेम उस तरफ चला जाता है, ठीक है जी, ठीक है, और हम मानते भी है, चले ठीक है जी, करवा रहा है। तो अब जो है, अब तो वो निकल गया वहां से, अब तो इसके ऊपर खुशियां मनाई गई कि ठीक है, हम सारे ऑल इन ऑल है, वो निकल गया। तो अब ये हालात क्यों, और अब हम क्यों डर रहे हैं कि हालात हमारे खराब होंगे? अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कन्विंस करेंगे तालिबान का मॉडल किस तरह चलेगा अफगानिस्तान में। सबसे पहला तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क। दूसरा मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि सारे आर्मामेंट्स और सारा कुछ जो अमेरिका छोड़ के गया है, वो उसको इस्तेमाल करेंगे, कहां करेंगे इस्तेमाल। और तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा, तालिबान एक अकेली पार्टी नहीं है अफगानिस्तान में, यही तो इशू है। लोग पाकिस्तान में समझ रहे हैं कि सारा तालिबान अंडर कंट्रोल आ गया। वहां पे डिफरेंट सेक्स मौजूद हैं, उनके डिफरेंट जबानें हैं, ग्रुप मौजूद हैं। तालिबान तो सिर्फ शहरों में आए हैं, चंद शहरों में। देखिए तालिबान की कितनी थी, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है उनकी। अफगानिस्तान तो बहुत बड़ा। मेरा मकसद है कि ये समझ लेना कि तालिबान आ गए और सारा वहां पे अमन के वो सारा कुछ हो जाएगा। सब मुझे ये बताएं, जब पहले रशिया निकला था तो फिर क्या हुआ था वहां पे। और मैं सबसे बड़ा ज्यादा कंसर्न ये है मेरा कि जब भूख पड़ती है लड़ाइयां तब होती हैं। अब तालिबान के पास ना तनख्वाहें देने के पैसे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह चुका है 1 हफ्ते तक दवाइयां खत्म हो जाएंगी, वहां खाना खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फिर जंगें होंगी, फिर लड़ाइयां होंगी, एक दूसरे को गोलियां चलेंगी, असला चलेगा अमेरिका का। और आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान पे आने में कितनी देर लगेगी उसको? इस वक्त आपको पता है, इस वक्त आपके बताने वालों को मैं ये चाहूंगा, काबुल एयरपोर्ट के बाद दूसरी सबसे बड़ी रश किस जगह पे लगा? आपके क्वेटा के बॉर्डर पे सबसे ज्यादा। और आपका वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है कि आने वाले लोग कौन है, वो दहशतगर्दी के लिए आ रहे हैं या महाजरीन बन के आ रहे हैं। आपके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, आपके पास कोई बैरोमीटर नहीं है, आप चेक करें। बस यही तो एक इश्यूज हैं जब देखते हैं कि आगे कहां जाना है। और जिस तरीके से आपने जश्न मनाए हैं क्वेटा और पेशावर में, वो आपने दुनिया को तो बता दिया ना सारा कुछ। आप व्हाट इज योर माइंडसेट? फिर आप कहते हैं कि हम तालिबान के साथ नहीं है, हमारा उन पर असर रसूख नहीं है, तो जश्न किस बात में मना रहे हैं आप? साजिद डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आज आपने इस प्रोग्राम में इतनी इन डेप्थ और वो जो है इनसाइड न्यूज हमें दी है, जो अमेरिका की भी बहुत सारी वहां पे, जाहिर है वो एक्टिव हो चुका है अमेरिका, उसको अपने बेनिफिट चाहिए, लेकिन हमें तो हम जो कंसर्न है वो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से है। उसके पर हमने जो आपने जो बात की कि जी आप देख लीजिए क्या होने लगा है, तो हालात तो बहुत बहुत खतरनाक जा रहे हैं। लेकिन चलिए, इसके ऊपर हम बात भी करते रहेंगे आइंदा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।